इंडस्ट्री को समझा तो हमारे ओम प्रकाश साहू सर जी के द्वारा ही मैं भी इस एजुकेशन के लिया था कुछ साल पहले। ठीक है, तो उस सब चीज को एजुकेशन लेने के साथ साथ मैंने मतलब कि जॉब के साथ साथ एजुकेशन लेना शुरू किया था, और जिसकी वजह से आज मैं फुल टाइम एज ए इस प्रोजेक्टों का काम कर रहा हूँ, और वहां से मैं अपने आप को जॉब से रिजाइन दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, है ना। पहले हम उसको सर्च करेंगे कि कैसे हम कौन से प्रोजेक्ट में हमको काम करना है, कौन से में हमको नहीं करना है, उसको आपको आगे मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रही सर, साहू सर? यस यस हो रहा है, कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके चलिए। नहीं, अभी नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा हुआ है? है। हो रहा है हो रहा है हो रहा है। हो रहा है ना? जी जी, चलिए। दोस्तों, आज मैं जानना चाहूंगा कि मुझे आज अभी कितने हुआ लोग सर। पहली बार सुन रहे हैं डिजिटल जूम के माध्यम से। थोड़ा क्लैपिंग, हाँ, हैंड रेस्ट करेंगे। कितने लोग हैं जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को पहली बार जानेंगे? चलिए, आज हम लोग उसको पूरा डिफाइन करेंगे, है ना। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीकृत मतलब होता है कि जैसे कोई जॉब सेक्टर में है, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, वो सारे क्या है, केंद्रीकृत मतलब नियंत्रण में है किसी के। उसको कैसे समझेंगे? जैसे मैं भी पहले फोर्स विभाग में था, मैं भी किसी के नियंत्रण में था, ठीक है। तो वहां से अपने आप को कैसे मैंने इस जगह पे लाया, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे लाया, अपने आप को कैसे डिसेंट्रलाइज किया, आप यहीं से आप समझ पाएंगे, ठीक है। केंद्रीकृत मतलब होता है कि कोई आपको नियंत्रण करता है, कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आप फाइनेंशियल सेक्टर से रहें, चाहे मेडिकल सेक्टर से रहें, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से रहें, ठीक है। तो किसी कहीं ना कहीं आपको कोई कंट्रोल करता है, उसी को केंद्रीकृत बोलते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, मतलब आपके ऊपर कोई ऑनर नहीं होता है, कोई चलाने वाला नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, उसको डिसेंट्रलाइज नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं कि लोगों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज मतलब होता है कोई नियंत्रण कर रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है, जहाँ सारे लोग उसके नीचे वर्कर रहते हैं, काम करने जाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, ठीक है। तो इस लोगों से आप समझ सकते हैं कि एक मालिक होता है जो पूरा मतलब कि पूरा सिस्टम को नियंत्रण करता है, चलाता है, ठीक है जी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सेंट्रलाइज बेस्ड डाटा बेस्ड है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर में जैसे हम लोग करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, ठीक है, लोन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके थ्रू आप एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है जी। तो ये सारे क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। प्रोडक्ट बेस में आपका जैसे हम लोग मोबाइल, लैपटॉप आदि ये सब चलाते हैं, जैसे कोई सेल कर रहा है ना, कोई सेल कर रहा है, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस में आते हैं, ठीक है। जैसे कोई दुकान खोल लिया, ठीक है, जहाँ साबुन, सोडा, सर्फ ये सब सेल करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, जो जहाँ कार, बाइक, ट्रक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाहन, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट बेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर सेल, कस्टमर डाटा बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपका इंडिविजुअल रहता है, जहाँ इंडिविजुअल कस्टमर जैसे आम लोग हो गए, छात्र हो गए, गृहिणी हो गए, नौकरी वाले हो गए, ये सब क्या है, कस्टमर इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कस्टमर क्षेत्र में।
जैसे बिजनेस कस्टमर हो गया, आपका रिटेलर्स हो गया, होलसेलर्स हो गया, फैक्ट्रियां हो गई, ये सब क्या है बिजनेस कस्टमर में आ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आपका स्कूल हो गया, जितने सरकारी विभाग हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं जैसे कि अस्पताल हो गया, पुलिस विभाग हो गया, रेलवे हो गया, है ना, ये सारे कस्टमर सेक्टर में आते हैं। तो एम्प्लॉय सेक्टर में जितने भी आपके कर्मचारी जो लोग होते हैं, जैसे इसके अंदर एक जैसे अलग अलग डिफाइन किया जाता है स्किल एम्प्लॉयज, जैसे कुशल कर्मचारी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सारे कुशल कर्मचारी हैं जो कि एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। ठीक है, आपका स्किल एम्प्लॉय मतलब, ठीक है, ये हो गया आपका अनस्किल एम्प्लॉय मतलब अकुशल कर्मचारी जो कि हेल्पर, लेबर, क्लीनिंग स्टाफ, ये सारे आते हैं। ठीक है, और जैसे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है जी, जैसे आपका डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, टीचर, ये सारे क्या है एम्प्लॉय सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल हो, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कस्टमर बेस हो, चाहे एम्प्लॉय सेक्टर हो, ठीक है, जिसको कोई नियंत्रण करता है, ठीक है, वो सब क्या है सेंट्रलाइज के अंदर में आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। जैसे हम किसी जगह में फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, जैसे इसी के अंदर भी आता है आपका सेफी प्रोजेक्ट मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस जिसको बोलते हैं, जहां आपको डिमांड चलता है कि भाई यहाँ आपको आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ओके, एड्रेस चाहिए, आपका नेम चाहिए, डेट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो ये सब मांग होता है सेंट्रलाइज वगैरह में। ठीक है, तो सेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब समझ सकते हैं आप। यहाँ ये सारी चीज की जरूरत पड़ती है केवाईसी करने के लिए। केवाईसी वहाँ कंपलसरी होती है, ठीक है, जहाँ ये सब डाटा आपसे मांगा जाता है। तो जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे एलआईसी सेक्टर हो गया, ये सब क्या है सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आता है। यहाँ क्या है पैकेज सिस्टम होता है। ठीक सर जी, मिनिमम पैकेज का होता है, मैक्सिमम पैकेज का होता है और एवरेज पैकेज का होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए जैसे एलआईसी सेक्टर का, तो एलआईसी में एक पैकेज सिस्टम रहता है। जैसे मुझे 1000 रुपये महीने का पटाना है, ओके, तो एक पैकेज रहता है कि हर महीना मेरे को 1000 रुपये पटाना है। कितने साल तक पटाना है? 10 साल तक पटाना है। तो ठीक है, एक पैकेज सिस्टम रहता है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ आपका जो सर पैसा लॉक होता है, ठीक है, मनी लॉकिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पैसा आपका लॉक रहता है, मतलब कि आपका पैसा किसी और अथॉरिटी के पास लॉक्ड रहता है। जैसे आप एलआईसी वगैरह करवाते हैं ना, तो 10 साल तक जैसे आपका मैच्योरिटी डेट जब तक उसका कंप्लीट होगा नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब आपका पैसा उनके पास लॉक है, चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, आप अपने फंड को नहीं रिलीज करवा सकते। अगर रिलीज करवाएंगे तो कुछ टैक्स फैक्स दुनिया भर का काट के आपको दे देंगे। ठीक है, अब ये जो चलाते हैं खुद का एप्लीकेशन या खुद के साइट के द्वारा चलाते हैं। ठीक है, खुद का एप्लीकेशन और खुद का साइट के द्वारा चलाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, सारे बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, सारे बैंक का अपने अपना एप्लीकेशन रहता है, जो कि जिससे आपको डाटा सारे चीज वहाँ आपको मांग किया जाता है। जितना भी आपका केवाईसी है सब चीज वहाँ करवाया जाता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक कंपनी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, इसी को ही सेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि हमारी कंपनी है, ये हमारे सर्वर है, तो ये खुद के सर्वर पे ये काम चलता है। ठीक है, इनका खुद का सर्वर होता है जिसके थ्रू ये चलाते हैं। इसमें क्या है सर, इनकम जो है अप डाउन होते रहता है। इनकम प्लान चेंज होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, ये सब इनमें होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर डायरेक्ट सेल इनकम होता है। डायरेक्ट सेल इनकम मतलब जैसे मैं एलआईसी मैंने पटाया, मान के लो एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे 1000 एलआईसी किया मैंने, तो जैसे मेरा एलआईसी किया, मेरा मूलधन जो है तुरंत बंटवारा हो जाता है। ठीक है, जो उसका एलआईसी जो एजेंट होते हैं तुरंत 25% उसको चला जाता है। ठीक है, मतलब हमारा पैसा ही पूरा बंदर बाट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है सर, डायरेक्ट सेल इनकम होता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट सेल इनकम नाम से जानते हैं। जितने भी बंदे हम डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे, वो तुरंत उनका पैसा जो है बंदर बाट हो जाता है, ऊपर वाले को चला जाता है। आगे आ जाते हैं, यहाँ जो है सर लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब होता है फंड में जो पैसा है, ठीक है, वो सेफ नहीं होता है।
कैसे सेफ नहीं होता है? जैसे हमारा पैसा किसी और को दे दिया हमने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे कोई ट्रेडिंग को दे दिया, ठीक है, कोई शेयर मार्केट वाले को दे दिया, ठीक है, तो भाई उसको प्रॉफिट होगा तो आपको विड्रॉल कितना ही मान लो वो पेंडिंग कर लेगा, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, वो लोग कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी को रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा जो फंड है उसके पास है, तो वहां क्या है, सेफ नहीं होता है, ठीक है जी, तो वहां क्या है, रिस्की रहता है। अब ये लिस्ट कहाँ कहाँ रहता है सर? ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट रहता है, जैसे आप देखे होंगे, बाइनेंस हो गया, कॉइनडीसीएक्स हो गया, क्रैकन हो गया, है ना, ये तो ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां आपका केवाईसी के थ्रू वो चलता है, ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी ये सब मांगा जाता है और बैंक से पूरा लिंक्ड रहता है। ओके, तो ऐसे जगह पे ये लिस्ट होता है जहां से आप लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उनका जैसे आप विड्रॉल कर रहे हैं तो जब तक उधर से वो परमिशन नहीं देंगे आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है सर जी। यहाँ क्या है, विड्रॉल ऑप्शन रहता है, ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन मतलब टाइमिंग दिया जाता है 1 से 72 घंटे, ठीक है, 1 से 72 घंटे टाइमिंग दिया जाता है, कभी कभी और हफ्ता भर भी लग जाता है, ठीक है। यहाँ विड्रॉल सिस्टम जो रहता है वो, ठीक है, तुरंत नहीं निकाल सकते अपना फंड को, तुरंत रिलीज नहीं करवा सकते, जैसे एलआईसी ही करवाए हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट ही करवाए हैं, तो जैसे तोड़वाना है तो कल को फंडे पड़ गया, कल को फंडे पड़ गया तो अपना फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं तोड़वा, भी अगर मिस्टेक हो गया तो अपने पैसे के लिए आपको भटकना पड़ जाएगा, ठीक सर जी। तो ये है विड्रॉल सिस्टम में, वहाँ दिक्कत होता है, देरी होता है, टाइमिंग दिया जाता है आपको। अब यहाँ सर पूरा कंट्रोल रहता है, उसको कब घटाना है बढ़ाना है, उसका रेट को, है ना, ऑनरशिप उनका कंट्रोल में रहता है पूरा, जैसे उसका मालिक है तो उसको कंट्रोल करता है पूरा, उसका रेट को कब बढ़ाना है कब घटाना है, ठीक सर जी। तो ये सब सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में होता है, ठीक है, जहाँ से आप ये सब डाटा देख के आप समझ सकते हैं कि जहाँ आपका केवाईसी का डिमांड है, जहाँ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब मांग हो रहा है, समझ जाओ वहाँ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वहाँ बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपका पैसा वो कमा रहे हैं, ठीक है, उसके हाथों में है, ठीक है। एलआईसी वाले भी वैसे ही करते हैं, ठीक है, आपके पैसे से वो लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको पैसा बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब कि केंद्रीकृत, केंद्रीकृत मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, ना किसी के अथॉरिटी में है, पूरा पैसा आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, यहाँ तक कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके हकदार आप खुद रहेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको बनाया कौन है, उसको आगे देखते हैं, डाओ कम्युनिटी ने बनाया है, ठीक सर। डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ क्या है सर, सभी लोगों का सहमति से बनता है, ठीक है, जिसके इनके डाओ कम्युनिटी है सभी का वोटिंग के थ्रू होता है, सभी का परमिशन होता है, तब जाके आगे जो है इसका सिस्टम को बढ़ाया जाता है। ओके, जैसे आप यहाँ फोटो से देख पा रहे हैं, यहाँ कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, ठीक है, सभी का बराबर पार्टिसिपेट होता है, सभी अपना अपना वोट डाल सकते हैं और सिस्टम को आगे चलाने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा डाओ कम्युनिटी ने इसको बनाया जाता है, डाओ कम्युनिटी के द्वारा ये निर्माण होता है, ठीक है, जिसको क्रिएटर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ क्या है सर, डिसेंट्रलाइज में कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज में हम लोग केवाईसी करते हैं, ठीक है, जैसे जितना भी आईडी प्रूफ है वहां सबमिट करना पड़ता है, अपना सिग्नेचर लगाना पड़ता है, अपना जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ है वो देना पड़ता है। यहाँ आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नो केवाईसी। ओके, यहाँ सर आपका कोई पैकेज सिस्टम नहीं रहता है, ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज में देखा होंगे पैकेज सिस्टम रहता है, ठीक है, 1000 रुपया की 1500 2000 ये एक पैकेज रहता है, ठीक है। यहाँ कोई पैकेज की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप 1 रुपए से स्टार्ट करें, 1000 रुपए से स्टार्ट करें, लाख रुपए से स्टार्ट करें, करोड़ रुपए से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ कोई पैकेज बाउंडिंग नहीं रहता है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं रहता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है पैसा आपका लॉक नहीं होता है, ठीक है, आपका पैसा यहाँ लॉक नहीं होता है, कोई भी टाइम एनी टाइम आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम 24 घंटे में, दिन हो रात हो, यहाँ कोई संडे मंडे की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सब चीज आपके हाथ में है, ठीक है। वहां क्या है, हमारा पैसा दूसरे के हाथ में था, यहाँ आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, तो आप जब चाहे आप अपना फंड को निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पैसा यहाँ लॉक नहीं होता है। अभी जो है क्या है, पूरा ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन पे चलता है,
तो ब्लॉकचेन किसके थ्रू चलता है सर? हम लोग जिसके थ्रू यूज करते हैं वो है डीएप्स, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में रन होता है, ठीक है। ये रन ओनली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। जैसे आपका टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो ये क्या है, ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहता है, ब्लॉकचेन के साथ चलता है, ठीक है। जो डिसेंट्रलाइज है, डेफी का फुल फॉर्म होता है, ये सब चीज क्या है, ब्लॉकचेन पे रन होता है। तो ये क्या है सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। कोई इनकम प्लान चेंज वगैरह नहीं होता, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐड होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो भी लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन के थ्रू आप प्रॉपर देख सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है और ब्लॉकचेन पे चलता है, इनका कोई इनकम प्लान चेंज नहीं होता है। न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड होते जाता है, ठीक है। जैसे नया अपडेट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नया अपडेट किया जाता है तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाया जाता है, जिसके थ्रू हमको नया चीज उसमें देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या एड ऑन हो चुका है, ठीक है सर। अब ये सब क्या है सर, ब्लॉकचेन में चलता है। ब्लॉकचेन की खास बात ये है कि यहाँ से ये क्या है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक सर। ये फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ से आपके डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता, ओके सर। क्योंकि अलग अलग ब्लॉकेज के थ्रू ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। हजारों कंप्यूटर के साथ एक कनेक्ट रहता है, जो ट्रांजेक्शन को ये पूरा हमको ट्रांसपेरेंसी के द्वारा दिखा पाता है। इसलिए इसको क्या है, हजारों कंप्यूटर के कनेक्टिविटी रहता है, जिसकी वजह से इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिज्म को ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम में दोस्तों जो प्रॉफिट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ कोई बंदर बांट नहीं होता है। जैसे सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में जो होती थी बंदर बांट, है ना, वैसी बंदर बांट यहाँ नहीं होता है। अपना मूलधन पूरा सेफ रहता है, हमको जो प्रॉफिट होता है उसी में से कुछ परसेंट जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। अपना जो है आगे देखते हैं, इसका जो है रेट जो है अप डाउन नेचुरली होता है। वहां क्या होता है सर, कंट्रोल होता है पूरा ऑनर के हाथों में, ओके। पूरा ऑनर के हाथों में कंट्रोल होता है, यहाँ पूरा आपके हाथ में रहता है। पूरा इसके नेचुरली होता है, इसका जो है रेट जो है, ठीक है। क्रिप्टो का एक ही नेचर है, ज्यादा बायर आते हैं, ज्यादा खरीदने वाले, तो रेट ऊपर जाता है, और ज्यादा सेलर आते हैं तो रेट डाउन आते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने जो प्रोजेक्ट में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे रेट कंटिन्यू डाउन हो रहा है, ओके। तो वहाँ क्या है, सेलर प्रेफर ज्यादा हो चुका है, तो उसको भी हम अभी आगे समझेंगे कि वाकई में वो डिसेंट्रलाइज है कि सेंट्रलाइज है, कि इतना रेट डाउन कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया सर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि क्या क्या हमको देखना चाहिए, ठीक है। आप शुरू से एक बार इसको रिवर्स कर देता हूं मैं, कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या देखना चाहिए हमको। सेंट्रलाइज जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, वहां आपको कोई एक अथॉरिटी चलाती है जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये आप पूरा डाटा देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से हो, चाहे प्रोडक्ट सेक्टर से हो, चाहे कस्टमर सेक्टर से हो, चाहे एम्प्लॉय सेक्टर से हो, ठीक है। सब चीज एक सिस्टम के द्वारा चलाता है, ठीक है। कोई कंट्रोल करता है, यहाँ आपका केवाईसी कंपलसरी रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है, ओके। यहाँ पैकेज सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। जहां आपको पैकेज सिस्टम बोला जा रहा है वहां बिल्कुल भी आपको कदम नहीं रखना है, अदरवाइज आपका फंड कहीं और लॉक हो रहा है। लॉक मतलब आपका पैसा उनके पास जा रहा है, ठीक है। आप अपने फंड को तुरंत नहीं निकाल सकते जब आपको इमरजेंसी पड़ गया तो ये सेंट्रलाइज की खास बातें हैं। खुद के एप्लीकेशन से रन करता है, खुद के साइट के द्वारा चलाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, अप डाउन होता रहता है उसका जो है, ठीक है। इनकम जो है चेंजेबल होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट फेल मतलब आप ही का पैसे पूरा बंदर मार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज क्या है, सेंट्रलाइज का पहचान है। लिक्विडिटी जहाँ रिस्क है पूरा, जैसे फंड आपका वहाँ फंसा हुआ है, मतलब पूरा रिस्की है, तो ये सब सेंट्रलाइज की पहचान है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिसेंट्रलाइज को आप खुद समझ सकते हैं कि इसको डाउ कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। डाउ कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, वोटिंग सिस्टम रहता है। तो इसको हम आगे चल के देखते हैं। हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वाकई में डीफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, या सीफाई है, या सेंट्रलाइज फाइनेंस है, ओके। तो हम आगे निकलते हैं क्रोम की ओर, ठीक है। क्रोम में हम जाके सर्च करेंगे हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वाकई में वो डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है, कि या किसी के नियंत्रण में है। क्योंकि अभी के समय में देख रहे हैं कंटिन्यू मार्केट जो है डाउन पे डाउन हो रहा है, और लोग वहां घबरा रहे हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉकचेन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है ब्लॉकचेन पे ही रन करती है,
ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसका नाम है LGNS। तो अभी आप उसको रेट जो है कंटिन्यू डाउन हो रहा है, तो इसको एक बार हम लोग जाके देखेंगे कि कहीं किसी के नियंत्रण में तो नहीं है कि इतना जल्दी इतने तेजी तरीके से मार्केट डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें हमको क्या क्या देखना रहता है, उसका फंड लॉक है कि नहीं है ना, उसके फंड में पहले डाला गया था तो कितना फंड था, लिक्विडिटी जो है, और अभी उसके पास कितना फंड है। ओके, तो इससे हम आगे पता कर पाएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसको नाम से हम जानते हैं, वो कितना सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है जी, तो ये देखिए हम जिस टोकन में काम करते हैं उसका नाम LGNS आ चुका है इधर, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं डेफी प्रोजेक्ट है। ओके, डेफी यहाँ लिखा है, ERC-20 के बगल में डेफी, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो मैक्स टोटल सप्लाई है वहाँ टोटल दिखा रहा है आपको। ठीक है, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ 39,58,508 जो है इसका अभी सप्लाई है टोटल। ठीक है, और होल्डरशिप देख रहे हो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, होल्डरशिप जो है 17,89,322 टोटल होल्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, इतना रेट डाउन होने के बाद भी होल्डर जो है बढ़ते जा रहे हैं। इनका टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, 32,23,17,464 जो है इसके टोटल ट्रांसफर अभी तक 24 घंटों में हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जब ये डिसेंट्रलाइज डेफी प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया तो इसके फंड में जो पैसा डाला गया था, जो लिक्विडिटी डाली गई थी, उसका कितना लिक्विडिटी था उस समय। ओके, तो एक बार हम चलते हैं एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में चलते हैं, तो यहाँ डेट और टाइम है, आपको देख पा रहे हैं। तो यहाँ मैं 6 मार्च को लाता हूँ। 6 मार्च को स्टार्टअप हुआ था, 6 मार्च 2024 को। इसको भी 6 मार्च डाल देते हैं हम लोग। हम लोग तो बोलते हैं कि वाकई में 2,80,000 डॉलर डाला गया था, तो वो कहाँ पास दिखता है, उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। उस समय उसका लिक्विडिटी क्या था पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, और आज की डेट में उसका लिक्विडिटी कितना है उसको भी पूरा ब्लॉकचेन में ही दिखाऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, कि लोग इस तरीके से क्यों सेल कर रहे हैं, तो फिर भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं आगे बताता जाऊंगा। तो हम लोग दोस्तों डेफी प्रोजेक्ट में है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में है। तो एक बार मैं जैसे यहाँ देख सकते हैं ओरिजिन डेवलपर के द्वारा 70,000 टोकन डाला गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन हैश। ठीक है, 0x844443C8387, इसको मैं टच करूंगा तो ठीक है, उस समय जो डाला गया था वो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये देख सकते हैं ऐड किया गया था 2,80,000 डॉलर। ओके, और 70,000 LGNS लिक्विडिटी किस में डाला गया था? क्विक सेप पे। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हम जिसमें काम करते हैं उसमें ये डाला गया था। और आगे आप नीचे देख सकते हैं ओरिजिन डेवलपर के द्वारा डाला गया था। ठीक है, कौन सा एड्रेस है सर? 5BFB पे। ओके, 70,000 LGNS टोकन डाला गया था और डेवलपर के द्वारा इसी एड्रेस पे 5BFB पे 2,80,000 डॉलर डाला गया था। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि उस समय इसका लिक्विडिटी कितना था, जिस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उस समय उसकी लिक्विडिटी क्या रही होगी और आज की डेट में लिक्विडिटी क्या है टोटल, हम लोग मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। तो 70,000 इंटू उस समय जो दोनों का डिवाइडेड करेंगे तो लाइव रेट था $4। ठीक है, $4 इंटू 92 से ही करता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं 2,57,60,000। ठीक है, इतना था। उसके बाद डॉलर को हम लोग देख लेते हैं, 2,80,000 डॉलर इंटू करता हूँ 92 से, तो 2,57,000, 2,57,60,000। ठीक है, तो ये टोटल मतलब दोनों अप्रोक्स बराबर थे। ठीक है, इंटू 2 करता हूँ तो उस समय जो लिक्विडिटी था, ठीक है, 5,15,20,000 था उस समय जो लिक्विडिटी डाला गया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में। ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी 5,15,20,000 थी, जो आज के समय में मैं आपको दिखाऊंगा इसका लिक्विडिटी कितना हो चुका है। ठीक है, तो ये सर डालने के बाद ये पूरा नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया गया था। नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया मतलब कि
उसमें उसका हक नहीं है, जो क्रिएटर यहाँ फंड को डाला था, ठीक है, उसका इस पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया का है, ओके, डेफी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। आज के समय में उसका लिक्विडिटी कितना, इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। दबा के सेल कर रहे हैं, रेट डाउन हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं सर इतना रेट क्यों डाउन हो रहा है। तो हम इसका लिक्विडिटी को आज की डेट में चेक करके देखते हैं कि इसका लिक्विडिटी कितना है। तो फिर ये एड्रेस खुल गया है और आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, क्योंकि यहाँ कोई गैस फीस वगैरह नहीं है। देख सकते हैं पोल बैलेंस जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं, इधर एसेट आपको दिखाई दे रहा है, एसेट पे आते हैं, ठीक सर जी। तो एसेट पे आते हैं तो यहाँ आपको डाई जो है आज के समय में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गाय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 22 करोड़ 2,12,549 डॉलर हो चुका है, ओके। आप इधर देख सकते हैं डाई जो है इतना हो चुका है। जो 2,80,000 डॉलर था वो 22 करोड़ 2,12,549 डॉलर हो चुका है। और जो टोकन था 70,000 टोकन, वो 2 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,53,74,427 टोकन हो चुका है, ठीक है। जिसके वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आज के समय में इसका लिक्विडिटी कितना ज्यादा है अभी भी, ओके। तो कैलकुलेटर में एक बार चले जाते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सर। इसके जो वैल्यू है आज के समय में 220,115,216, ठीक है, प्लस करते हैं 219,99,6285, ठीक है। तो टोटल इसका डॉलर फॉर्म में है सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 44 करोड़, ठीक है। 44 करोड़ 1,11,501 डॉलर फॉर्म में है। इनटू मैं 92 से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके फंड में सर अभी के समय में, ठीक है, 40 अरब 49 करोड़, ठीक है, 2,58,092 इसकी वैल्यू है अभी भी सर, ठीक है। तो हमको यहाँ घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है। लोग बोलते हैं कि प्रॉपर सर बार बार रेट डाउन क्यों हो रहा है, अभी भी इसके फंड में लिक्विडिटी बरकरार है। जो 5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था लिक्विडिटी, आज के समय में 40 अरब से भी ऊपर है, ठीक सर जी। तो आप देख सकते हैं हम जिस प्रोजेक्ट में है, जिस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में है, अभी भी उसके फंड में इतनी जो है इसका वैल्यू है अभी भी स्ट्रांग है, फुल्ली स्ट्रांग है, ठीक है। 40 अरब से ऊपर इसकी फंड है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा इसका फंड में अवेलेबल है बैलेंस, ओके। अभी हम यहाँ आएंगे, वाकई में लॉक्ड है कि नहीं है उसको कैसे चेक करना है, ठीक है। लॉक्ड है मतलब कि भाई आप डिसेंट्रलाइज्ड के फाइनेंस की दुनिया में है, अगर लॉक नहीं है तो समझ जाओ आपका फंड कभी भी सामने वाला निकाल सकता है, मतलब वो सेंट्रलाइज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिसेफ 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मैं 1 ईयर इसके यूनिसेफ को टच करता हूँ एक बार, ठीक है। तो कहाँ डाला गया था आप देख सकते हैं, ये होल्डर पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा परसेंटेज जो है सर 99.99% पूरा लॉक्ड फॉर्म में है, ओके। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ 5321 को, तो इसमें नल एड्रेस में डाला गया था सर। इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये नल एड्रेस पे डाला गया था। 1 ईयर 267 डेज को टच करते हैं, ठीक है। पोल बैलेंस पे 0 है, तो लॉक्स 2 पे जाएंगे तो ये देखिए नल एड्रेस पे डाला गया था 00 जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये नल एड्रेस है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वाकई में हम जिस फाइनेंस में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ फंड किसी के हाथ में तो नहीं है, ठीक है, कि कल के डेट में वो गायब कर दे, ठीक सर। तो इस तरीके से हम प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया है, ये पूरी तरीके से लॉक्ड है, किसी के हाथ में नहीं है जो उतना फंड को निकाल सके, ओके सर जी। तो ये हो गया। और इतनी सेलिंग प्रेफर होने के बावजूद भी
अभी भी 40 अरब से ऊपर है इसका फंड जो है। उसका कारण मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेस्क स्किनर पे। ओके, डेस्क स्किनर पे चलते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ जो AMM मतलब कि ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म जो लगा है, उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो इतना सेलिंग प्रेफर होने के बावजूद भी लिक्विडिटी फंड इतना बरकरार क्यों है। ओके, तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन में चलते हैं। ट्रांजेक्शन में चलते हैं, यहाँ हम आते हैं अपना USDT पे। इसको मैं 50,000 कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैकेनिज्म लगा है, सबसे बेस्ट मैकेनिज्म जो है, ठीक है, AMM ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। ये आप 7C4 देख पा रहे हैं, 7C4। इसको मैं टच करूंगा तो ये अभी 29 तारीख को, ठीक है, आज 29 तारीख है, 8:28 पे ये बाई किया है। ओके, और सीधा नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया है, ठीक है। वो उसको आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं हर 8 घंटे में सर ये सिस्टम ऑटोमेटिक बाई करके उसको बर्न कर दे रहा है, ठीक है। ये पूरा डेट टाइम के साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी आपका 7C4 है, ओके, पूरा डेट टाइम के साथ आप देख सकते हैं। पहले कितना बजे था, 12 बजे, फिर 4 बजे, उससे पहले 8 बजे, है ना, 8 बजे है, ये 12 बजे, 4 बजे, इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं 12-8-4, है ना, 12-8-4 इसी टाइम डेट पे ना ये बाई करता है और उसको बर्न कर देता है। ओके, ताकि रेट को कंट्रोल किया जा सके, इतना जल्दी से प्राइस ना गिरे और लिक्विडिटी जो है कोई ना निकाल पाए। ओके, तो लिक्विडिटी तो अपने जगह लॉक्ड है, बट रेट को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म लगाया गया है। आप प्रॉपर देख सकते हैं जितना भी एड्रेस है, ठीक है, 97C4 इसके थ्रू बाई होता है और ऑटोमेटिक उसको बर्न कर दिया जाता है। अब उसको बर्न कैसे करते हैं, एक बार जाके हम लोग देखते हैं यहाँ ब्लॉकचेन में जाके। तो ये है आपका एक्सप्लोरर को मैं टच करता हूँ, ये पूरा ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से उठाया है। ओके, आप नीचे आएंगे, ये 11 ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है, 11 ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस एड्रेस से उठाया है 7C4 से, आप देख पा रहे होंगे 7C4 से एड्रेस से उठाया है और इसको सीधा इस पे गया है, राइट का निशान आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ फाइल छपा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होते होते, है ना, यूनिसेफ 2 से, ठीक है, पूरा प्रोसेस होते होते आपका ये नल एड्रेस को ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। नल एड्रेस को ट्रांसफर हो गया है, बर्न कर दिया गया है, ठीक है जी, बर्न कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो है यहाँ से स्टेबल कॉइन ए जनरेट किया जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब एलजीएस को बर्न करने के बाद ही हमको स्टेबल कॉइन ए मिलता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसमें डाल दिया गया है, ओके, सिस्टम के थ्रू, ठीक है। बर्न करके इस एड्रेस से उठा के, है ना, ये स्टेबल कॉइन ए निकाला जा रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, यहीं से स्टेबल कॉइन ए बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म जो लगाया गया था, सबसे बड़ी जो है AMM ऑटोमेटिक मार्केट मशीन, है ना, मैकेनिज्म, ये इसमें लगाया गया है, ठीक है। ये प्रॉपर आप डेट टाइम के साथ देख सकते हैं कि कितना $1000 वहां से निकाला गया था, परचेज किया गया था इतना एलजीएस को, और सीधा उसको लाके यहाँ बर्न कर दिया गया है, ठीक है। और बर्न करके स्टेबल कॉइन ए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम लोग को स्टेबल कॉइन ए कहाँ से मिलता है, एयर ड्रॉप के थ्रू मिल रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं से वो बनेगा, तभी तो हमको एयर ड्रॉप के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो ए स्टेबल कॉइन ए जो है यहीं से रिजनरेट हो रहा है, बन रहा है, जो हमको एयर ड्रॉप के थ्रू वहां से मिलता है। ओके, अभी हम वापस आ जाते हैं। इसकी जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ भी आप प्रॉपर देख सकते हैं इसका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, एक मिनट, 99.99% जो दिख रहा है आपको, है ना, परसेंटेज जो डाला गया है, वो जो आपको मैं दिखा रहा था 5321 लास्ट जो है, ठीक है, ये लॉक्ड है पूरा, ठीक है, 5321। इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ,
यहाँ कॉपी कर लिया और हम चलते हैं सीधा अपना ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो यहाँ मैं जैसे पेस्ट करूंगा तो सेम वही एड्रेस जो आपको मैंने दिखाया था वहाँ नल एड्रेस पे जो डाला गया था वही आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, 5321। तो यहाँ आप जैसे आएंगे 1 ईयर इसको आप आएंगे तो देखो ये नल एड्रेस है। ठीक है, तो नल एड्रेस पे डाल दिया गया था, तो वही एड्रेस है जहां से हमारा जो फंड है लॉक है 99%। ठीक है, तो जहां हमारा पैसा लॉक्ड है, ठीक है, वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता, कोई क्रिएटर वहां से नहीं निकाल सकता। ठीक है, जिसका जितना परसेंटेज है उतना ही वो वहां से रिमूव कर सकता है, निकाल सकता है। और आगे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन में हमको क्या क्या देखना चाहिए, वाकई में वो नल एड्रेस में है कि नहीं है उसका मालिक। ठीक है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं तो उसको आगे मैं थोड़ा बताऊंगा। ये जैसे ओपन हो गया आपका टोकन, एलजीएनएस टोकन का मेन जो है, तो यहाँ जैसे आपको अदर इन्फो दिख रहा है। ओके, अदर इन्फो दिख रहा है, इसको हमको क्या है टच करना है। वाकई में ये डेफी प्रोजेक्ट है कि नहीं है। डेफी प्रोजेक्ट तभी रहेगा जब उसका कोई मालिक नहीं होगा। ओके, तो मालिक नहीं होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ हम आ गए हैं। दिखाओ इसका जो है ओरिजिन एलजीएनएस का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है F01। ठीक है, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेकर के नाम से जो दिख रहा है ओरिजिन डेवलपर। ठीक है, इसको हम टच करेंगे 1 ईयर 267 डेज, तो यहाँ से आप डिफाइन कर पाएंगे वहीं जहाँ ये लॉग स्कोर पे जाएंगे तो यहाँ देखो पूरा नल एड्रेस में डाल दिया गया है अपने आप को, है ना, नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी का बिजनेस नहीं है जो कोई सिस्टम चला रहा है ना, ये ऑटोमेटिक चलता है, कोडिंग के थ्रू चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है। ठीक है, तो यहाँ नल एड्रेस डाल दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है फुल्ली डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। ओके सर जी, तो ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया था। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ आप आके देख सकते हैं अभी तक कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप जो परसेंटेज देख पा रहे हैं, क्वांटिटी, परसेंटेज, वैल्यू, ये सब दिख रहा है, उसका वैल्यू कितना का है। ठीक है, तो ये सब क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, तो ये सब देख के आपको घबराने का नहीं है। बहुत लोग ये सब चीज देख के घबरा जाते हैं कि भाई 84 पॉइंट तो ये ऐसे निकाल लेगा परसेंट जो है। ठीक है, ये जहाँ जिसके एड्रेस के सामने फाइल छपा है, ठीक है, समझ जाओ वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का रहेगा तो उसके सामने कोई एड्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में इस तरीके से आप डेफी प्रोजेक्ट को प्रॉपर सर्च कर सकते हैं कि वाकई में आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, आपका पैसा किसी और के अथॉरिटी में रहता है, आप जब चाहे तब उसको नहीं निकाल सकते, बट यहाँ आपका पैसा आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज है, जितना आपके पास टोकन रहेगा, अब जैसे यहाँ दिख रहा है आपको नीचे में जिसमें फाइल नहीं छपा है, तो ये देख सकते हैं 18,703, ये 22 नंबर का आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 18,703 ये अगर निकालेगा यहाँ से तो 0.0031% ही निकाल पाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि 1,61,782 डॉलर ही यहाँ से निकाल पाएगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, जितना भी इसका इंटरेस्ट बनना होगा उतना ही वो यहाँ से निकाल पाएगा, और मूलधन चाहे तो वो भी निकाल सकता है क्योंकि ये भाई डेफी है। ठीक है, तो जो भी उसका इनकम आया है, जो भी उसका मूलधन है, फंड है, वो पूरा निकाल सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, फंडलाइज फाइनेंस की दुनिया में क्या के आसपास यहाँ आ चुका है, तो टोटल आप काउंटिंग करेंगे तो जिसमें जितना परसेंटेज रखा गया है, ठीक है, वो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाला गया है। ओके सर जी, तो ये सब आप कैलकुलेट करके प्रॉपर इस ब्लॉकचेन में आके देख सकते हैं। यहाँ जो इन्फो में आप देख सकते हैं ओरिजिन जो है आपका डेफी प्रोजेक्ट है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस 3.0 की जो प्रोटोकॉल बेस्ड है। ठीक है, नॉन स्टेबल कॉइन पूरा इसका ये डाटा दिया गया है प्राइवेसी के साथ, है ना, एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम है ये।
ठीक है, तो पूरा ये आप इंफॉर्मेशन में भी इसका देख सकते हैं। डेफी के साथ लिखा हुआ है, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ है ये। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे आप बराबर देख सकते हैं कि वाकई में इसका कोई ऑनर रहता है कि नहीं रहता है। इसका जो लैंग्वेज रहता है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज का रहता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वगैरह किए हैं, तो वो क्या है, इन सबको रीडिंग करना आता है। तो जब आपको कोई प्रोजेक्ट में काम करना रहेगा, डेफी प्रोजेक्ट में, तो प्रॉपर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको निकलवा के आप पहले रीडिंग करवाइए। ठीक है, जो आईआईटी किए हैं उन सब से, उसके बाद आप अपने पैसा लगा सकते हैं बेधड़। ठीक है, जैसे हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं यहाँ। ठीक है, प्रॉपर आप देख सकते हैं कि वाकई में यहाँ कोई किसी का कंट्रोल में है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कोई कंट्रोल में रहता है, ओके, कोई एडमिन रहता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे हम जो भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, वो पूरा कंट्रोल करता है उस एप्लीकेशन को। ठीक है, हम उसको कब मतलब कि डाल करेंगे, कब उसमें सेल करेंगे। ठीक है, तो सामने वाला कंट्रोल करता है। तो जब तक हम विड्रॉल लगाए हैं, है ना, जब तक वो पेंडिंग में है, मतलब सामने वाला उसको रिलीज नहीं किया है, तब तक वो पेंडिंग में दिखाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ कैसे देखेंगे। तो एक मिनट इसको ओपन होने दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ।